गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। तो आई थिंक 5 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए हैं। आई थिंक अब हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए, बेसिकली हम कल डिस्कस कर रहे थे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बोला जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हर हमेशा बैलेंस होना चाहिए, और अगर सरप्लस में है मतलब आपके पास जो इनकम है और खर्चा जो है वो अगर सरप्लस में है तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, और अगर अगर डेफिसिट में तो उसको अनफेवरेबल या ठीक है डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। अगर दोनों तरफ इक्वल है तो बैलेंस है, मतलब कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट को मिलके जो आपका जीरो हो जाता है तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो अब आगे हम इस पे देखेंगे कि इसका चार मेनली है। देखिए, एक करेंट अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये दोनों अकाउंट का ऐड होके फिर जो है इसके बारे में हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। नहीं, ये तो और आगे आइए, नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट नेक्स्ट, ये भी हो गया था। हाँ, यहाँ रुकिए, बैक बैक बैक, गो टू बैक। हाँ, तो देखिए, देयर आर 4 मेन कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहला है करेंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट, तीसरा है रिजर्व अकाउंट, चौथा है एरर्स एंड ओमिशंस, ठीक है। चौथा अकाउंट नहीं है, चौथा बेसिकली एक मतलब कि एक कैलकुलेशन है कि कुछ गलत हुआ तो उसको हम हटा देंगे, डिलीट कर देंगे या उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। लेकिन मेनली 3 है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट भी थोड़ा सा वो फिक्स है कि ये आईएमएफ या और लोगों का रिजर्व अकाउंट होगा, लेकिन इसमें भी मेन है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये दोनों को समझना, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप पहले मैंने बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफिनीशन, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफिनीशन लिखने के बाद आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में भी बताया गया। अब देखेंगे कि करंट अकाउंट में विजिबल आइटम जो होता है वो ट्रेड में आता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड है, उसमें भी इनविजिबल आइटम है, वो किस में आएगा, तो वो दोनों को ऐड कर देंगे तो वो करेंट अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे, नेक्स्ट को देखिए, तो इसमें करंट अकाउंट बैलेंस के बारे में बताया। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन शॉर्ट पीरियड। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स। केवल विजिबल की बात कर रहे थे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, लेकिन जब करंट अकाउंट की बात करेंगे तो विजिबल इनविजिबल गुड्स दोनों का एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की बात करेगा। देयर कैन बी आइदर सरप्लस और डेफिसिट इन करंट अकाउंट। The current account includes export and import of services, interests, profits, dividends, and unilateral receipts, payments from to abroad. Balance of payment on current account refers to the inclusion of 3 balance of namely mercantile balance, services balance, and unilateral transfer balance. तो अब देखिए, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट में भी मर्केंटाइज बैलेंस में आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात आएगा, ठीक है। तो जब आप नेक्स्ट स्लाइड करेंगे तो उसमें आपको क्लियर ये दिया है कि मर्केंटाइज बैलेंस में, नेक्स्ट करें आप स्लाइड, शिवम। हाँ, तो देखिए, आप इसको देखेंगे अच्छे से, ट्रेड बैलेंस, मर्केंटाइज बैलेंस में एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स आएगा, और सर्विसेज मर्केंटाइज में आपको बेसिकली वस्तु आता है, ठीक है। मर्केंटलिस्ट भी हम बोलते हैं उसको। मर्केंडाइज बैलेंस, मर्केंटाइज में एक्सपोर्ट्स रहेगा, और सर्विसेज में जो है इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज रहेगा। तो गुड्स और सर्विस, देखिए गुड्स और सर्विस आप लोग को पहले भी हम क्लास में पढ़ाए होंगे। गुड्स जैसे कॉपी कलम है, ये सब गुड्स है। सर्विस जैसे यहाँ से आपको पूर्णिया कॉलेज जाना है, ठीक है, या पूर्णिया से आपको पटना जाना है, तो वो सर्विस बस लेंगे, बस सर्विस देगा, पैसा देंगे, हो गया, ठीक है। आप सर्विस लेते हैं, बस नहीं खरीदते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से
जब हम सर्विस को एक टर्म कर दिया मर्केंटाइज वस्तु वाले, जैसे गुड्स एंड सर्विस, हम जैसे आप याद होगा जीडीपी की भी बात करते हैं तो वो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स अलग होता है, सर्विसेज अलग होता है। तो गुड्स का जो ट्रेड बैलेंस है उसको मर्केंटाइज में गिनेंगे और सर्विसेज का है वो सर्विसेज में गिनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से टाइप ऑफ बैलेंसेस क्या हो जाएगा, तीन तो टाइप ऑफ बैलेंस होगा। पहला भाई ट्रेड बैलेंस, उसके बाद देखेंगे अगला होता है इनकम बैलेंस। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट मेन होता है, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक फिक्स्ड अकाउंट, ठीक है। दो मेन होता है, फिक्स्ड को छोड़ दीजिए अभी, वो फिक्स्ड ही है, वो टर्म खाली आपको जानना है। करेंट अकाउंट पे अभी डिस्कशन कर रहे हैं। करेंट अकाउंट में क्या होता है कि अभी हम ट्रेड की बात करें किए थे, बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो ट्रेड बैलेंस एक हो गया, एक टर्म। दूसरा आता है इनकम बैलेंस। अब देखिए इनकम बैलेंस जैसे नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स से जो नेट इनकम रिसीव होता है किसी को, वो आपका इनकम बैलेंस में आता है। और एक टर्म है नेट इंटरनेशनल कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो इंटरनेशनल कंपनसेशन कोई काम कर रहा है उसका, जो मान लीजिए अमेरिका में काम कर रहा है, अमेरिका का भत्ता मिल रहा है, या इंटरनेशनल कंपनसेशन है, वो भी आपका इनकम में आता है, ठीक है, वो इनकम बैलेंस हो गया। उसके बाद आगे आता है नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, गिफ्ट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइनस गिफ्ट्स टू फॉरेन कंट्रीज। विदेश जो है उससे अगर गिफ्ट आप कितना ले रहे हैं और कितना दे रहे हैं, उसका नेट जो है वो गिफ्ट का वैल्यू, वो आपका नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से तीन तरह से टाइप ऑफ बैलेंसेस, ये है आपका करेंट अकाउंट का बैलेंसेस। ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको जानना जरूरी है। उसके बाद आगे आप देखेंगे कि इंडिया का एक एग्जाम्पल भी दिया है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए तो उसमें आपको आगे जो है करेंट अकाउंट पे डिस्कस कर लिए। अब आ गया कैपिटल अकाउंट। अब देखिए नाम ही है कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। तो कैपिटल अकाउंट क्या करता है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो है, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस दैट इन्वॉल्व्स a resident of a country concerned changing either his assets with or his liabilities to a resident of another country. Transaction is the capital account reflect a change in a stock either assets or liabilities. तो जितना पैसा एसेट, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सब सब जो कितना आपका मनी आया, ठीक है, वो सब एसेट से जो गेन है वो सब करेंट अकाउंट बैलेंस में रिफ्लेक्ट होता है। इट इज डिफरेंसेस बिटवीन द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑन अमाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, इट रेफर्स टू ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। The capital account involves inflows and outflows relating to investments, short-term borrowing, lending, and medium-term to long-term borrowing, lending. ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ये जो है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लेंडिंग जो है, जैसे कोई स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करता है, कोई आपका फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इन्वॉल्व है, वो सब, तो वो सब का लेखा जोखा कैपिटल अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट बैलेंस होता है। और करेंट अकाउंट बैलेंस में आपको पहले ही बताया कि वो जो है तीन तरह का बैलेंस होता है, ठीक है। तो इस तरह से करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये दो के बारे में आपका डिस्कस हो गया। अब आगे है फिक्स्ड अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड जब करेंगे तो उसमें आपका आएगा फिक्स। अच्छा, कैपिटल अकाउंट बैलेंस में दो बात हम बताना भूल गए। एक कि कैपिटल अकाउंट में भी सरप्लस हो सकता है या डेफिसिट हो सकता है, ठीक है। और ये क्लियर, ये इसमें थोड़ा अच्छे से इस स्लाइड में क्लियर दे दिया है कि इट इंक्लूड्स प्राइवेट फॉरेन लोन्स फ्लो, फॉरेन लोन फ्लो, मूवमेंट इन बैंकिंग कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजैक्शंस, रिजर्व, गोल्ड मूवमेंट, एटसेट्रा। जितना कैपिटल वाला चीज है वो इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप क्लासिफिकेशन, देयर आर टू, मतलब ये जो है कैटेगरीज में थ्री अदर लगा के थ्री है, लेकिन दो ही है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफआईआई होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स,
जैसे मान के चलिए यहाँ का कंपनी है, वो अमेरिका में पैसा लगा दिया, FII, ठीक है। या अमेरिका का आदमी है, वो इंडिया में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया में अगर पैसा लगा रहा है तो उसको हम FII बोलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, ये और अदर कैपिटल, इस तरह से ये सारे कैपिटल को कैटेगराइज किया गया है। बस उसी का टर्मिनोलॉजी है ये। और इसके बाद अब आपका आएगा फिक्स्ड अकाउंट बैलेंस, ठीक है। फिक्स्ड अकाउंट बैलेंस में हम देखेंगे कि, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। शिवम, शिवम लगता है, हाँ आप लैपटॉप से कर रहे हैं। हाँ, तो अब देखिए रिजर्व अकाउंट, तीसरा अकाउंट है रिजर्व बैलेंस हम बोल रहे थे, रिजर्व अकाउंट बोलते हैं उसको। थ्री अकाउंट जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF, SDR special drawing rights, and reserve and monetary gold are collectively called as the reserve account. The IMF account contains purchase credits and repurchase from International Monetary Fund. तो ये तीन टर्म आप याद रखेंगे, IMF, SDR एंड रिजर्व मॉनेटरी गोल्ड, ये सारे सब रिजर्व अकाउंट में आते हैं। और ये जो है जैसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स आर ए रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय IMF एंड एलोकेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मेंबर कंट्री। जो जो IMF का मेंबर है उसको पैसा का जब जरूरत होता है तो वो पैसा देता है। इट कैन बी यूज टू सेटल इंटरनेशनल पेमेंट्स बिटवीन मॉनेटरी अथॉरिटीज ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो ये भी अकाउंट जो है, ये भी आपका देखिए, आपको तीन तरह से पैसा है, एक कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, एक रिजर्व अकाउंट। तो रिजर्व अकाउंट जैसे आप बॉन्डिंग किए हुए उस कंट्री का मेंबर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, तो आपके आवश्यकता में जैसे आपको कुछ सहायता चाहिए डेवलपमेंट के लिए या फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया उसको दूर करने के लिए, तो IMF पैसा देता है उसको भी। लेकिन कहीं ना कहीं हम लेखा जोखा में रखते हैं कि भाई आपने फ्री में पैसा नहीं लिया, IMF ने आपको एक रिबेट के रूप में, आपको एक कम ब्याज के रूप में या नो ब्याज मतलब या उस रेट के रूप में आपको पैसा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिजर्व अकाउंट, तो हम क्या देखें कि आपको करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया और रिजर्व अकाउंट हो गया। ये तीनों के योगफल से, तीनों के सम से ही आपका करेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट को दर्शाया जाता है, ठीक है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रिजर्व अकाउंट, ये इससे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, करंट, कैपिटल, रिजर्व अकाउंट, ये तीनों जोड़ के जो है आपका देखा जाता है कितना टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल रिसीट है। नेक्स्ट स्लाइड जाइए शिवम। हाँ, ये एक ऐसे, मैं एरर्स एंड ओमिशंस की बात पहले भी किया कि द एंट्रीज अंडर द हेड रिलेट मेनली टू लीड्स एंड लेग्स इन रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। कहीं कहीं गलती हो गया उसको सुधार करने का ये बॉक्स रहता है, उसको एरर्स एंड ओमिशंस बोलते हैं। ये सिस्टम में रहता है। इट इज ऑफ ए बैलेंसिंग एंट्री एंड इज नीडेड टू ऑफसेट एंड ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट को बढ़ाने घटाने उस तरह से कार्य किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अब देखिए ये एग्जांपल दिया है भाई, इसको याद रख लीजिए या लिख लीजिएगा कि एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट्स जैसे आयात करते हैं तो वो क्या होगा, पैसा आपका क्रेडिट होगा, अकाउंट में आएगा। एक्सपोर्ट्स आयात नहीं, निर्यात करेंगे तो, और इंपोर्ट्स करेंगे तो पैसा जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस करेंगे, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड रिसीव्ड होगा, वो सब आएगा, क्रेडिट होगा। यूनिलैटरल रिसीट्स, वो भी क्रेडिट होगा। फिर इंपोर्ट्स ऑफ सर्विस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड पेड, यूनिलैटरल पेमेंट पेड, अगर पे करते हैं तो वो सारा चीज डेबिट में आएगा। फिर आगे है करंट अकाउंट बैलेंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, शॉर्ट टर्म लेंडिंग, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लेंडिंग।
तो ये दोनों एक साइड जो है फॉरेन इन्वेस्ट, जितना इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो आपका क्रेडिट में आ जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड वो पैसा कटता है, वो बाद में पैसा आएगा आपको, लेकिन तभी आपका डेबिट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म लैंडिंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कोई पैसा आप देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग वो क्रेडिट हो जाएगा, मतलब किसी से पैसा आप लेते हैं, देते नहीं, बोरो कर रहे हैं। और शॉर्ट टर्म लैंडिंग, अगर किसी को पैसा देते हैं तो वो आपका डेबिट में होगा। इसी तरह मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, मीडियम लॉन्ग टर्म लैंडिंग है। फिर एक दे दिया है कि स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी है तो एरर एंड ओमिशन करेगा, कुछ घट गया बढ़ गया हटाना है जोड़ना है। ऐसा नहीं, ऐसा एक बार एंट्री किया बोला अब तो फ्रीज हो गया अब कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें एक एरर्स एंड ओमिशंस भी टर्म रहता है जो कि स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी को करेक्ट करता है। तो ये था करेक्ट अकाउंट बैलेंस के बारे में, और ट्रेड अकाउंट बैलेंस के बारे में वो सारा जो विजिबल और इनविजिबल ट्रेड है, ठीक है। उसके बाद है आपका कैपिटल अकाउंट बैलेंस, ठीक है। अब कहता है कि अगर आपका क्रेडिट जो है ग्रेटर देन डेबिट है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कहलाएगा। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस condition of surplus or deficit. A surplus in balance of payment occurs when total receipts exceeds total payments. भाई जितना हमारा पैसा आया और टोटल खर्चा उससे ज्यादा है तो उसको बोलेंगे सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट मींस क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट। सिंपल सा बैंक की भाषा में समझिए। दूसरा केस है डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट अकर्स व्हेन द टोटल पेमेंट्स एक्सीड्स टोटल रिसीट्स। इट मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू क्रेडिट इज लेस देन डेबिट, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सरप्लस होगा और डेफिसिट होगा, ठीक है। ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब सारा टर्म जोड़ेंगे उससे ये हमको ये समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए। अब देखिए कहता है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है या इनफेवरेबल है, अच्छा है या बुरा है। उसके लिए निम्नलिखित देयर आर डिफरेंट वेरियस रीजंस। सो वो रीजंस इसमें एलिब्रेट किया गया है। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हो सकता है, शॉर्टफॉल इन द एक्सपोर्ट्स हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो सकता है। इंक्रीज हो गया पॉपुलेशन तो कैसे इनकम बढ़ेगा। स्ट्रक्चरल चेंजेज हो सकता है, नेचुरल कैलामिटीज हो सकता है, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स हो सकता है। तो ये सारे चीज है। अब जैसे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, हाँ भूकंप आ गया, या कुछ इस तरह का प्राकृतिक आपदा आ गया तो हमारा इकोनॉमी डिस्टर्ब होगा। तो वो सब भी इसका रीजन है कि कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बैलेंस नहीं रहता है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री को का जनरली बैलेंस रहता है, लेकिन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड का थोड़ा सा दिक्कत है, अनबैलेंस रहता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस, पॉपुलेशन, ये सारे जो है ये आपका फैक्टर है, ठीक है। वो रिवर्स रेपो को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। फिस्कल पॉलिसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, वो टैक्स रेट को सुधार सकती है, इनकम टैक्स को घटा बढ़ा देगी, ठीक है, या एक्सपेंडिचर कहीं पे घटा बढ़ा देगा। तो इस तरह से जो है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के द्वारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया मॉनेटरी मेजर्स। इसके बाद एक है, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे तो नॉन मॉनेटरी मेजर्स मिलेगा। नॉन मॉनेटरी मेजर्स में जैसे इसके अलावे जो मेजर्स, जो एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये एक्सचेंज रेट भी आप घटा बढ़ा सकते हैं, डिवैल्यूएशन ये तो एक तरह से इंटरनेशनल कमोडिटी को अनुसार होता है कि हमको एक्सचेंज रेट कैसे रखें, ठीक है। उसका डिवैल्यूएशन है, डिवैल्यूएशन इज लोअरिंग द एक्सचेंज रेट ऑफ ऑफिशियल करेंसी। जैसे एक्सचेंज रेट के केस में क्या होता है, डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ये टर्म यूज किया जाता है। अगर अपना वैल्यू कमजोर कर रहे हैं तो डिप्रिसिएट ही, अगर
अपना करेंसी को मजबूत करने पे अप्रिसिएशन होगा। जैसे मान के चलिए $1 का वैल्यू 60 रुपया है और $1 का 80 हो गया तो डेप्रिसिएशन हो गया। $1 का वैल्यू 60 है और $1 का वैल्यू 50 हो गया तो एप्रिसिएशन हो गया। इस तरह से उसको समझना है, ठीक है। अब डिवैल्यूएशन भी उसी को बोलते हैं कि एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द ऑफिशियल करेंसी, उसको लोअर कर दें। ठीक है, तो मैं और उसके बाद यही सब बताया गया है कि बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक है, कौन कौन सा मेथड है वो देख लीजिए, और एक एग्जांपल दिया गया है इंडिया का, वो अपने से कर लीजिएगा। तो मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम तो रिलैक्स मूड में थे, सोचे आ जाओ पूरा अच्छे से और थोड़ा सा ये करेंगे, लेकिन अभी कॉल आ रहा है कि यूनिवर्सिटी आना है, ठीक है। सो अब इसका नेक्स्ट स्लाइड कीजिए एक। हाँ, अब देखिए नॉन मॉनेटरी मेजर्स में एक्सपोर्ट, प्रमोशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, तो कहता है क्या है कि भाई जब हमको बैलेंस करना है, जैसे बहुत सारा सामान हमको बहुत ज्यादा हो गया उत्पादन, तो कहता है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, अलग अलग ड्यूटी को थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जैसे कोई चीज हमको चाहिए तो उसका सब्स्टिट्यूट के रूप में हम ले आएंगे, अगर विदेश में अवेलेबल है, वो सस्ता है तो वहीं से ले लेंगे। तो इस तरह का जो नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया जाता है, जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो। जैसे मान लीजिए आप कमजोर हो गए तो आप क्या कीजिएगा, आप थोड़ा अच्छा मेडिसिन लीजिएगा, थोड़ा योगा कीजिएगा, थोड़ा फिट रहिएगा, जिससे कि आपका बॉडी फिट हो। उसी तरह इकोनॉमी में अगर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट अनबैलेंस होता है तो फेवरेबल काम ये सब किया जाता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, नॉन मॉनेटरी मेजर के रूप में, और मॉनेटरी मेजर के रूप में वही एक्सचेंज रेट सबको मैनेज किया जाता है। उसके बाद जो है एक्सपोर्ट्स, उसके बाद जो है टैक्स को जो है वो घटा बढ़ा सकता है। तो इस तरह से ये सारे पॉलिसी को अपना के बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो इसको नोट्स आप लोग बना लीजिए। आई होप कि कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और उसको थोड़ा सा ये टेक्निकल है, लेकिन ऊपर ऊपर मेन बात तो आपको समझ में आ रहा है कि कंट्री कैसे चल रहा है, देश कैसे चल रहा है, उस पे ये विचार कर रहा है, और दूसरे कंट्री से कैसे रिलेशन होना चाहिए, डेफिसिट और मतलब किस तरह से अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल नहीं है तो उसको कैसे करेक्ट किया जाए, क्या क्या मतलब नीति अपनाना चाहिए, ये सब की बात ये कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, हाउ डज द करेक्ट हाउ डज करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट। इसी तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। सो विद दिस वर्ड आई एम क्लोजिंग माय सेशन टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीक। ओके, थैंक यू। कोई स्क्रीनशॉट जो है अटेंडेंस का कर लीजिए, जिससे कि वो आपका मैं भेज देंगे। ओके सर। ठीक।